करीब 2 साल पहले जब पीएम मोदी ने कहा था आज हमारे देश में मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। देश के लोगों खासकर युवाओं को इस रेवड़ी संस्कृति से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन विपक्षी दल ने पीएम मोदी की इस बात को अनसुना कर और खटाखट फटाफट पॉलिटिक्स तेज कर दी। लोकसभा चुनाव और उसके पहले कई राज्यों में चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस खटाखट पॉलिटिक्स को खूब चमकाया। नतीजा ये कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से कंगाल हो गया। फिलहाल हालात ये हैं कि राज्य के सीएम ये कह रहे हैं कि वेतन नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो और उनके मंत्री 2 महीने की सैलरी और भत्ता छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट की वजह से सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्री की रेवड़ी, जिसे आजकल राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। 2.5 साल पहले चुनाव के समय कांग्रेस ने मुफ्त की कई योजनाओं का वादा कर दिया और जब इन वादों को पूरा करने की कोशिश की गई तो कर्जा इतना बढ़ गया। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था। कांग्रेस के राज्य में सत्ता संभालने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। इतना ही नहीं, मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश का कर्ज बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कई चुनावी गारंटियां दी थी। मसलन 300 यूनिट फ्री बिजली, 19 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं के लिए हर महीने 1,500 रुपए, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे लोक लुभावन वादे जो चुनाव जीत भी लिया। इसके बाद जब इनको पूरा करने की बारी आई तो राज्य पर कर्ज लद गया। इन वादों को पूरा करने के लिए बेतहाशा खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया था, जिसको पूरा करने में सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। फ्री की बिजली देने के लिए सरकार पर 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है और इस तरह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया, जिस पर 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर हर 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। मौजूदा समय में राज्य पर 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पहाड़ी राज्य में हर शख्स पर 1,17,000 रुपए का कर्ज है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, बाकी के विकास के कार्यों को कैसे करवाया जाएगा? ऐसे में इन क्षेत्रों में काम बहुत कम हो पाता है। हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपए है। इनमें से करीब 42,000 करोड़ तो सैलरी देने पर, पेंशन और पुराने कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। उसके ऊपर राज्य पर इतना कर्ज हो गया है, केंद्र की ओर से कर्ज की लिमिट को भी घटाना पड़ा। इसको समझना इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आम इंसान को पता चल गया कि कमाई कम है और खर्चा ज्यादा तो कर्ज लेना ही पड़ता है। वहीं अगर खर्च और कर्ज को सही से मैनेज नहीं किया गया तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना तो कमाई का कोई जरिया बचता है और ना ही कर्जदार कर्ज देने को तैयार होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन सारी बातों को जानती नहीं, लेकिन सत्ता हासिल करने की जल्दी का ही नतीजा खटाखट पॉलिटिक्स है, जिसका नतीजा पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनावों के पहले जेडीयू में लगातार चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। पहले नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी ने भूमिहारों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और इसके बाद जेडीयू के भूमिहार नेता अशोक चौधरी के पीछे पड़ गए। नतीजा ये कि अब अशोक चौधरी सफाई देते हुए फिर रहे हैं, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और ये सब कुछ धीमा पड़ता। इसके पहले जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को झटका दे दिया। बड़ी बात यह कि जेडीयू ने केसी त्यागी के इस्तीफे की खबर खुद सबको बताई और लगे हाथ राजीव रंजन प्रसाद को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नियुक्त कर दिया। केसी त्यागी ने इस्तीफा क्यों दिया, इसके बारे में जेडीयू और खुद केसी त्यागी ने अब तक कुछ कहा नहीं। माना जा रहा है इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो अशोक चौधरी का भूमिहारों को लेकर दिया गया बयान और दूसरा इजराइल मामले को लेकर विपक्षी दलों के सुर में सुर केसी त्यागी मिला रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। हालांकि वो निजी कारण क्या है ये बताया नहीं गया। केसी त्यागी का नाम जेडीयू में उन नेताओं में शुमार रहा जो लाख उठापटक के बावजूद नीतीश कुमार के हर स्टैंड पर कायम रहे। उन्होंने कभी भी नीतीश के फैसले पर सवाल नहीं उठाए और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि केसी त्यागी ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। अफवाह भी जोरों पर है। केसी त्यागी बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहारों पर दिए गए बयान से नाराज हैं। आखिर में उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद ही छोड़ दिया। हालांकि अभी तक यह सिर्फ अफवाह ही है, किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उनके इस्तीफे के बारे में पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने खत जारी किया और खत में यह बताया केसी त्यागी के बदले अब राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। केसी त्यागी जेडीयू के दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं। सीएम नीतीश के काफी करीबी हैं, हर मुद्दा बेबाकी से उठाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका है।
एक तरफ सीएम नीतीश इन दिनों पार्टी को लेकर काफी सक्रिय हैं, पार्टी पदाधिकारियों में लगातार बदलाव कर गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ केसी त्यागी का इस्तीफा पार्टी के लिए नुकसानदायक है। कुछ दिन पहले केसी त्यागी ने इजरायल मामले में विपक्ष के साथ सुर मिलाया था। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को इजरायल की मदद तत्काल बंद कर देनी चाहिए। अब उनका इस्तीफा सामने आया है, इससे जेडीयू को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई पिछले 15 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन संदीप घोष सीबीआई को अब तक पहेलियां ही सुना रही हैं। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में सीबीआई प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा चुकी है, लेकिन वो इतना घुटा हुआ शख्स है कि अब तक सीबीआई कई अहम सवालों का जवाब नहीं खोज पाई। पीड़िता के माँ बाप को गलत जानकारी देने को लेकर भी डॉक्टर संदीप घोष हर बार अलग अलग बातें कर रहा है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्राइम का पता चलने के आधे घंटे बाद क्यों प्रिंसिपल को इस बात का पता चला। प्रिंसिपल को इसकी जानकारी से पहले अथॉरिटी ने पीड़िता के माँ बाप को कैसे फोन कर दिया और बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। एजेंसी ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि घोष के सहयोगी सेमिनार हॉल में कैसे पहुंच गए, जबकि उन्होंने दावा किया कि उन्हें घटना की जानकारी ही नहीं थी। संदीप घोष को 9 अगस्त की सुबह 10:20 पर रेप और हत्या के बारे में पता चला, जबकि सुबह 9:30 बजे शव पाया गया था। पुलिस को 10:10 पर जानकारी दी गई, मतलब कि संदीप घोष पहले ही पुलिस तक इस बात की जानकारी पहुंच गई। डॉक्टर संदीप घोष ने बताया कि उन्हें अस्पताल ने आधा घंटा देरी से आने की इजाजत दी। डॉक्टर घोष के पास सुमित रॉय तापादार का फोन आया था, और जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा वे वहां नहीं रहे थे, इसलिए फोन नहीं उठा पाए। इसके बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया तो 10:20 पर उन्हें घटना की जानकारी मिली। इसके बाद 11 बजे वे ऑफिस पहुंचे। महिला डॉक्टर 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी, वहीं उसके साथ दरिंदगी की गई। ऑटोप्सी में पता चला कि महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया था, उसके साथ मारपीट की गई और फिर गला दबाया गया। महिला डॉक्टर को अंदरूनी और बाहरी चोटें आईं। इस मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता कब क्या कर बैठे अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के 4 दिन बाद ही एक पार्षद रामचंद्र ने माफी मांगते हुए फिर से आम आदमी पार्टी में वापसी कर ली, और तब उसने कहा था कि केजरीवाल उनके सपने में आए और उन्हें जमकर डांटा। उन्होंने कहा कि रामचंद्र उठो, जाकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संदीप पाठक से मिलो और जाकर क्षेत्र में जनता का काम करो। रामचंद्र ने सपनों की ये कहानी सुनाकर फिर से आम आदमी पार्टी में वापसी कर ली, लेकिन अब वही पार्षद एक बार फिर चर्चा में है। अब उसने तो नहीं, उनके बेटे ने सनसनी फैला दी है। रामचंद्र के बेटे ने अपने पिता के अपहरण का दावा किया, और ये दावा उसने एक वीडियो साझा करके किया। जैसे ही रामचंद्र के बेटे का वीडियो सामने आया, संजय और मनीष सिसोदिया तुरंत बीजेपी पर हमलावर हो गए। संजय सिंह ने रविवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, और इस पोस्ट में उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने और पार्षद के अपहरण का आरोप लगाया। दरअसल संजय सिंह ने पार्षद रामचंद्र के बेटे आकाश का बनाया हुआ वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया, और साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में ये क्या हो रहा है। संजय सिंह ही नहीं, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने ये वीडियो शेयर किया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर जो वीडियो शेयर की है वो आकाश रामचंद्र की है। इसमें आकाश बताते हैं कि मैं वार्ड 28 से पार्षद रामचंद्र जी का बेटा हूं। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पिता के पास नारायण सिंह, जो बवाना से पूर्व पार्षद रह चुके हैं बीजेपी का, उनका कॉल आया था, रामचंद्र जी आपसे मिलना है, घर के नीचे खड़े हैं। मेरे पिताजी ने फ़ोन पर कहा ठीक है। आकाश ने बताया कि इसके बाद मेरे पिता रामचंद्र उनसे मिलने के लिए नीचे उतरे। वहां नारायण सिंह से उनकी मुलाकात हुई, और इस दौरान पता चला कि बीजेपी के पूर्व पार्षद के साथ 4-5 लोग और थे। उन्होंने मेरे पिताजी को डराने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ईडी और सीबीआई की रेड करा देंगे, आपको जेल में डलवा देंगे। आकाश ने कहा कि कहाँ का न्याय है ये,
मेरे पिताजी को गाड़ी में बैठाकर प्रदेश कार्यालय लाया जाता है या उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है कुछ पता नहीं। हम सब जा रहे हैं उनके पीछे। बात यह कि वीडियो बनाकर सियासत करने की जगह आकाश ने पुलिस को अपहरण की सूचना देने की जगह वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। असल में दिल्ली में वार्ड परिषद और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने हैं। सारा खेल इसी से जुड़ा है। जानकारों का कहना है कि हारी हुई बाजी जीतने के लिए ये सब आम आदमी पार्टी की कोई सियासी चाल हो सकती है, क्योंकि आकाश रामचंद्र के वीडियो को शेयर करते ही संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दिया और मानो वे इसी के इंतज़ार में बैठे हों कि वीडियो आए और वे पोस्ट कर दें। संजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि देश की राजधानी में बीजेपी की खुलेआम गुंडागर्दी, पार्षद रामचंद्र को धमकाकर उनका अपहरण कर लिया गया और उनको ईडी सीबीआई लगाकर बदनाम करने की धमकी दी गई है। संजय सिंह ने आगे भी कहा कि दिल्ली में ये क्या हो रहा है। संजय सिंह के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने भी वीडियो शेयर किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ये क्या चल रहा है। बवाना में पूर्व विधायक और वर्तमान पार्षद रामचंद्र जी के बेटे का ये वीडियो ज़रूर देखिए। बीजेपी ने पार्षद रामचंद्र जी को ईडी सीबीआई की धमकियां दी। वे नहीं डरे तो बीजेपी के गुंडे उनको गाड़ी में उठाकर ले गए। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में बुरी तरह से उलझी ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। असल में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ममता बनर्जी को नहीं बल्कि अपना इस्तीफा अभिषेक बनर्जी को भेजा। टीएमसी की असम इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा देने के साथ कहा कि पूर्वोत्तर के लोग टीएमसी को महज एक क्षेत्रीय दल मानते हैं और इसे अपना मानने के इच्छुक नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को लिखे पत्र में पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उन्होंने पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असम में टीएमसी को स्वीकार्य करने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर कोई भी काम नहीं किया गया। रिपुन बोरा ने अपने त्याग पत्र में कहा कि टीएमसी की असम इकाई में काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन बार बार सामने आने वाले कुछ मुद्दों ने हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। इसमें पार्टी को पश्चिम बंगाल की एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में देखना भी शामिल है। इस धारणा को दूर करने के लिए हमने कई सुझाव दिए थे। बोरा ने दावा किया कि उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय स्तर पर एक असमिया नेता को शामिल करने, कोलकाता के टॉलीगंज में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के घर को एक विरासत स्थल घोषित करने और कूच बिहार में मधुपुर सत्र को एक सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था। असम के पूर्व मंत्री बोरा ने कहा कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए अभिषेक और हमारी प्रमुख ममता दीदी से मुलाकात करने के लिए पिछले 1.5 साल से मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो 2 साल से अधिक समय तक टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इस दौरान उन्होंने राज्य भर के लोगों के साथ व्यापक स्तर पर संवाद स्थापित किया। माना जा रहा है कि रिपुन बोरा ने अपना इस्तीफा ममता बनर्जी के हाल में असम के खिलाफ दिए गए बयान से नाराज होकर दिया, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश हुई तो असम, बिहार, यूपी और पूरा पूर्वोत्तर जल उठेगा। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनकी तीखी तकरार भी हुई थी और इसी के तुरंत बाद रिपुन बोरा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ममता बनर्जी पूर्वोत्तर के कई राज्यों में टीएमसी का विस्तार करना चाहती हैं, लेकिन रिपुन बोरा ने यह कहकर ममता बनर्जी की उम्मीदों की हवा निकाल दी। यहाँ के लोग टीएमसी को महज एक बंगाल की पार्टी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।